चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We are going to talk about the new assignment, the new chapter, that is chemical equilibrium, right? I hope you have enjoyed the redox reactions. I hope you are done with redox yourself as well, because it's not only important that the teacher should finish with something, it's more important that you have to finish it yourself as well. I'll be providing the assignment and इनफैक्ट ईद तक मैं आपको टाइम दूंगा वो असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद जो है विल बी एक्चुअली डूइंग एन इंट्रैक्शन on that assignment so that if there are any doubts in redox reactions, we can clear those doubts as well. बहरहाल केमिकल इक्विलिब्रियम की बेटा बात करेंगे आप. ये चैप्टर जो है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट और जेई. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर. कई दफा इसमें से 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, कई दफा 3 भी आते हैं, मगर 2 से कम तो कहीं गए ही नहीं. ठीक है, चैप्टर बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, and in the meantime after we are done with Eid, maybe we might reduce the class duration, but we might add one more class because आपको सिलेबस काफ़ी ज़्यादा भी करना है और उसमें हमें एक और क्लास की एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? लेकिन फ़िलहाल एज ऑफ नाउ चूँकि रमज़ान है और इस वक्त आपके पास बेटा टाइम भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए लेट्स जस्ट डू विथ वन क्लास ओनली एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट्स केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, इसमें जाने से पहले आपको असल में 2 तरह की रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए. वन इज कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड द अदर इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्सिबल रिएक्शन. फाइन बेटा, अगर आप बोर्ड पे देखें, इरिवर्सिबल रिएक्शंस आपके पास हैं, रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली. जो भी कोई रिएक्शंस बेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैरी आउट होती हैं, मगर कौन सी डायरेक्शन में, दैट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, आर सेड टू बी इरिवर्सिबल, राइट? जो भी कोई रिएक्शंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैरी आउट होती हैं, इन सारी रिएक्शंस को बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जाना जाएगा, राइट? दैट मीन्स जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता बेटा, तब जाके ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल. हमारे पास एग्जाम्पल्स आपके पास यहां पे हैं. यू कैन सी आपके पास है बेटा पोटेशियम, right? You can see potassium perchlorate, KCl, potassium chlorate, sorry, KClO3. ठीक है, KClO4 अगर होता तो उसको पोटेशियम परक्लोरेट कहते हैं. पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड यहां पे डिकम्पोज होके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट कर रहा है. This reaction takes, when it is carried out in an open vessel, this reaction takes place in the forward direction only. ये reaction का backward direction में carry out होना in an open vessel बिल्कुल possible ही नहीं है. So that way, this reaction under given conditions takes place in one direction only. ऐसी reactions को बेटा आप irreversible reactions के नाम से जानते हैं. इसी तरह से अगर आप मीथेन को बर्न करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस CH4 प्लस ट्वाइस O2, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वी हैव ट्वाइस H2O. और इस रिएक्शन में भी आप ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कार्बन, कोल, कोक, चारकोल, व्हाटएवर, राइट? whenever you are burning any fuel, it gets converted into smoke and ash, right? So और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है अब तक, ठीक है, अल्लाह की मर्जी के बगैर, जो कि इस ऐश को, इस स्मोक को वापस कंबाइन करके फ्यूल में कन्वर्ट करे. यानी कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट तो हो जाती है. आपका फ्यूल बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनाता है, मगर बेटा कभी ऐसा नहीं होता कि ये वाटर वेपर्स और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके वापस अपना फ्यूल दे. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ऐसी रिएक्शंस बेटा जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में कैरी आउट हो जाएं, ऐसी रिएक्शंस को बेटा इरिवर्सिबल कहा जाता है. मगर इसके कंपैरिजन में अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है which takes place in both forward as well as in backward directions, right? जैसे यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके अमोनिया बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया बनता है, ये अमोनिया की वापस टेंडेंसी रहती है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस बना सकता है.
That way this reaction takes place in both forward as well as in the backward direction. तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं इन ए क्लोज्ड वेसल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, it results in the formation of calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. This reaction is found to take place in the forward direction as well as in the backward direction. That means बेटा ये रिएक्शन भी फिर से by definition क्या बनेगी? रिवर्सिबल. Now comes the first question कि what makes a reaction to take place in one direction only and what makes a reaction to take place in both forward as well as the backward directions, right बेटा? याद रखना, it is the matter of stability only. अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, राइट? अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था बेटा कि यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता है मगर प्रोडक्ट वापस में कन्वर्ट नहीं होता इनटू द रिएक्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनता है ये बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट. जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, याद रखना बेटा वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होगा मगर ये प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है. और ऐसी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होती है, इनका बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होना पॉसिबल नहीं होता. और इन सारी रिएक्शंस को बेटा हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. सो दैट वे ये रिएक्शन जो है बेटा दे विल बी इररिवर्सिबल. लेकिन अगर हम रिवर्सिबल केस की बात करेंगे, जैसे कि मैं अगली स्लाइड पे बेटा आया था, अगर हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनको आपने रिवर्सिबल कहा, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है ये एनर्जी वाइज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता या कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट. जब आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ या रिलेटिवली कम स्टेबल हुआ, तब जाके आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता है मगर प्रोडक्ट वापस टेंडेंसी रखता है टू गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट. और ऐसे केस में आपकी रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस बोथ इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस. और ऐसी रिएक्शंस को बेटा आप रिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे रखी हुई है. तीसरी बात, जो भी इररिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इनको हमेशा बेटा एक सिंगल एरो से दिखाया जाता है, डबल हेडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जबकि अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे इनको हमेशा बेटा दिखाया जाता है विद द डबल एरो मगर with basically the single head only, right? One arrow pointing towards, half-headed arrow pointing towards the forward direction and the half-headed arrow pointing towards the backward direction. और ऐसी reactions बेटा जिनके बीच में कभी आपको reactant और product के बीच में ये sign दिखे, याद रखना ये sign reversibility का है. ये indicate करता है that these reactions are reversible. You can yourself see यहाँ पे आपके पास reversibility का sign है. और जब भी किसी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सामने ये वाला एरो दिखे बेटा, तब जाके याद रखना दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. और ऐसी रिएक्शंस को बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है. So that was basically my third point. So what we did today was that basically in the introduction of the chapter, we are trying to understand what are irreversible and reversible reactions. Remember, the reactions which take place in forward direction only, they are irreversible, but which take place in both forward as well as backward, they are reversible. Number two is that what makes a reaction reversible or irreversible, it is the stability, relative stabilities of the reactants and products. अगर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो सकता है मगर प्रोडक्शन वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट गसांके. लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है या प्रोडक्ट कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, वहां पे जिन कंडीशंस में रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा पाते हैं उन्हीं कंडीशंस में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो पाता है. दैट वे रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शंस. नंबर थ्री, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को बेटा नॉर्मली दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डबल हेडेड एरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम हमेशा दो हाफ हेडेड एरोज के साथ दिखाते हैं, वन रनिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर रनिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Point number four. It's not possible for us to just merely look at the reaction and predict कि ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि ईच ज्यादा स्टेबल कैन कम स्टेबल, राइट?
जब तक ना आप उस प्रोडक्ट को बेटा प्रैक्टिकली बनाएंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, कम रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि प्रोडक्ट जो है क्या वो प्रैक्टिकली ज्यादा स्टेबल है या कम। Theoretically या merely looking at a reaction, looking at the reactant, looking at the product, you cannot say reactants are ज्यादा stable than product. Fine बेटा। जिस वजह से ये चीज प्रिडिक्ट करना, theoretically किसी भी रिएक्शन पे नजर मार के ये चीज प्रिडिक्ट करना whether this reaction will be reversible या this reaction will be irreversible, ये चीज बेटा बहुत मुश्किल होता है। But still some categories of reactions have been exclusively actually observed to be irreversible in nature, और वो कैटेगरीज जो है बेटा आपको पता होना चाहिए, राइट? कौन कौन सी रिएक्शंस कैटेगोरिकली इरिवर्सिबल हुआ करती हैं, राइट? तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस कैटेगोरिकली हमें इरिवर्सिबल लगती हैं बेटा, हमने इरिवर्सिबल उनको देखा हुआ है। सबसे पहला कंबस्शन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बेटा मीथेन की बात की थी, राइट? कंबस्शन रिएक्शंस को जब भी आप देखें, दीज रिएक्शंस आर फाउंड टू बी इरिवर्सिबल इन नेचर। वहां पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो पाता है, मगर प्रोडक्ट वहां पे वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसी तरह से बेटा हमारे पास रिएक्शंस हैं जिनको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। यू नो दीज रिएक्शंस आर द रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस, राइट? मगर एक पर्टिकुलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड भी स्ट्रांग होता है और बेस भी स्ट्रांग हुआ करती है, सिर्फ ऐसी रिएक्शन बेटा इरिवर्सिबल होती है। अगर न्यूट्रलाइजेशन में एसिड वीक हुआ बेस स्ट्रांग, या बेस वीक हुई एसिड स्ट्रांग, या एसिड और बेस दोनों वीक हुए, तब जाके रिएक्शन जो है बेटा वो इरिवर्सिबल नहीं, वो रिवर्सिबल होती है। मगर जब एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होंगी, तब जाके बेटा आपकी रिएक्शन जो है दैट विल बी इरिवर्सिबल इन नेचर। अब मसला ये है, सर हमें कैसे पता स्ट्रांग एसिड क्या होता है, बेस स्ट्रांग बेस क्या होती है, राइट? देखो बेटा अगर आपके पास कोई एसिड है, सपोज HCl, इस HCl का आपने 1 मोल ले लिया और इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया। पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये वहां पे आयोनाइज होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर देता है। अगर इसका हर एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर गया, राइट बेटा? तो ऐसे एसिड्स को बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, जो 100% आयोनाइज होते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर HCN की बात करेंगे, इट्स अ वीक एसिड, इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड वो होता है बेटा जो पूरी तरह से आयोनाइज होके कैटाइंस और एनाइंस प्रोड्यूस ना करे। अगर इसका 1 मोल आप लेंगे बेटा और पानी में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें से 1 मोल में से कभी 0.8 मोल आयोनाइज हो सकते हैं, मे बी 0.7, मे बी 0.6, मे बी 0.5, मे बी 0.4, डिपेंडिंग अपॉन इसका नेचर भी कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर भी कैसा है, राइट? बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर, ये कभी भी 100% आयोनाइज नहीं हो जाता। तो ऐसे एसिड जो है बेटा, या ऐसी बेसिस जो हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं, उनको बेटा हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस कहते हैं, और जो 100% आयोनाइज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। तो जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस, प्लीज याद रखना बेटा ऐसी रिएक्शंस हमेशा क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दैट्स HCl, राइट? मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस जो है बेटा दैट इज NaOH। जब इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। आपका यहां पे NaCl एक्वियस बनता है, बिसाइड्स दैट वी गेट H2O लिक्विड एज वेल। और ये रिएक्शन जो है बेटा इट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। योर HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, योर NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और ये रिएक्शन जो होती है दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। So that was my second category, neutralization reaction between strong acid and strong base, they are irreversible. Likewise बेटा जो हमारे पास precipitation reactions होती हैं, जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब भी कोई 2 सॉल्यूशंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उन 2 सॉल्यूशंस की कॉम्बिनेशन की वजह से अगर वहां पे कोई प्रोडक्ट ऐसा बना जो कि सॉलिड फॉर्म में है, राइट बेटा? यानी कि वहां पे कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जो वहां पे वापस डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो उस सॉलिड प्रोडक्ट को बेटा कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्योंकि एक बार वो प्रेसिपिटेट बनी, क्योंकि वो वापस डिसॉल्व नहीं हो पाती है,
अगर वो वापस डिसॉल्व हो जाती है दैट मीन्स वो सॉल्यूशंस वापस दे देती है, और अगर उसने वापस सॉल्यूशंस को दे दिया जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो तब जाके रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। मगर चूंकि प्रेसिपिटेट जो बनती है वो वापस डिसॉल्व नहीं हो पाती, इस वजह से रिएक्शन जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होती है, ना कि बैकवर्ड, और ऐसी रिएक्शंस को भी हमेशा बेटा क्या लेंगे, इरिवर्सिबल इन नेचर। For example, if we talk about, I'll take one example in precipitation case beta. For example, मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, राइट? सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सोल्यूशन मेरे पास है, और इस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ मैंने सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बेटा ऐड कर दिया, राइट? जो ही आप इन दो सॉल्यूशंस की अलग अलग बात करेंगे, दे आर प्योर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस, राइट? इनमें कोई सॉलिड आपको नजर नहीं आता है, दे आर क्लियर सॉल्यूशंस। लेकिन जो ही आप इन दो को आपस में मिक्स करोगे बेटा, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AgCl, मगर ये AgCl वहां पे सॉलिड बनता है। जब भी कोई दो सॉल्यूशंस की कॉम्बिनेशन से कोई सॉलिड सब्सटेंस बनने लगे बेटा, उस सॉलिड को आप प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, राइट? तो यहां पे जो आपका सिल्वर क्लोराइड बना, इट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म बिकॉज ये यहां पे सॉलिड फॉर्म में आ गया। एंड बिसाइड्स दैट विल बी हैविंग सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इन द एक्वियस फेज। चूंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनी, रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जब भी आपको कोई रिएक्शन लगे कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है बेटा, दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विल बी ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। अब मसला ये है सर, अस्कत लगी है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने में काम आता है, जहां पे कभी आपको 4 रिएक्शंस वहां से दी जाती हैं। क्वेश्चन बस ये पूछेगा इनमें से कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है या इनमें से कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है। These are the 3 important and the basically exclusively those 3 categories of reactions which are irreversible in nature. तो आपको क्या करना है, आपने देखना है कि जो 4 ऑप्शंस मेरे को दिए हुए हैं उनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इन 3 कैटेगरीज में फॉल करती है, दैट रिएक्शन हैज टू बी इरिवर्सिबल। और अगर कोई रिएक्शन बेटा इन कैटेगरीज में आपको लगा वो फॉल नहीं कर रही है, यू कैन कंसीडर दैट रिएक्शन टू बी रिवर्सिबल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, और हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं क्या मेरी रिएक्शन इरिवर्सिबल है या मेरी रिएक्शन रिवर्सिबल है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बेसिस पे हमने वो चीज देख लिया। फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कौन सी कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस एक्सक्लूसिवली इरिवर्सिबल है, वो भी सारी चीजें बेटा मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है? यहां से आगे जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेट नाउ, राइट? दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या है। जो हमारे पास बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस इनिशियली क्या होता है, हमारे पास इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, राइट, विच डिक्रीजेस विथ टाइम, व्हाइल बैकवर्ड रेट इज 0 विच इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक? तो मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा बेटा, ताकि आपको इक्विलिब्रियम स्टेट समझ आए कि इक्विलिब्रियम है क्या। एंड आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द रेट and the time. I am going to plot the graph between rate and the time. पहले आपको यह समझना है ये रेट क्या है और कौन से टाइम की बात हो रही है। पहले आप ये समझेंगे, उसके बाद आपको बेटा ये इक्विलिब्रियम जो है पूरी तरह से दिमाग में आ जाएगा। जब भी आप किसी भी रिएक्शन की बात करें, राइट, एक रिएक्शन में जब आपके पास रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन अभी आपने उस रिएक्शन को शुरू नहीं किया है, आपने वो कंडीशंस अभी प्रोवाइड नहीं करी, वो टेम्परेचर अभी नहीं दिया जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है, वो कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं किया जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है, वो सारी वो प्रेशर आपने नहीं रखा जिस प्रेशर पे वो रिएक्शन कैरी आउट होती है। आपने रिएक्टेंट्स तो ले लिए हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम है, मगर एट द सेम टाइम अभी मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। कोई भी रिएक्शन का एक ऐसा स्टेज when the reactants are yet to get converted into product, reactants are there but the conditions are not there so that they can get converted into the product, right बेटा? ऐसा स्टेज जो है बेटा, उस स्टेज को हम इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन के नाम से जानते हैं और उस स्टेज के लिए टाइम जो है वो 0 माना जाता है।
So whenever I say my reaction is at zero time means reaction has not yet started. Zero time means the reactants have not yet got converted into the product, right? और जहां तक ग्राफ की बात है बेटा, ग्राफ में ये वाला पॉइंट जो है इसको जीरो टाइम कहा जाता है. जीरो टाइम मींस कि मेरी रिएक्शन जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है, मेरी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है. और अगर मेरी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, बात बहुत सिंपल है बेटा, अगर मेरी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, मेरा कोई भी रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी डेफिनेटली मैक्सिमम. रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल बी मैक्सिमम. अब ये बात ये समझ लीजिए बेटा कि रेट का, ये तो मैंने टाइम का बता दिया. उसके बाद जो ही आप रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, राइट, फिर रिएक्टेंट धीरे धीरे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले गए, रिएक्शन को 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, तो ये वाली एक्सिस आपको टाइम बता देता है बेटा कि आप अब रिएक्शन को कितने टाइम से कैरी आउट कर रहे हो. ठीक है ना. तो यहां पे सपोज टाइम 5 मिनट लिखा है, यहां पे 10 मिनट, यहां पे 15, यहां पे 20. इट मींस यहां तक आपकी रिएक्शन 5 मिनट तक कैरी आउट हो चुकी है. यहां तक रिएक्शन ने सपोज 10 मिनट लिए हैं, यहां तक रिएक्शन को 15 मिनट हो चुके हैं कैरी आउट होते होते, यहां तक रिएक्शन को 20 मिनट हो चुके हैं कैरी आउट होते होते. ये आपको टाइम ऑफ द रिएक्शन बताता है, ये वाला एक्सिस. देन कम्स द सेकंड पार्ट, रेट का मतलब क्या होता है. ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9th में वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, है ना. इसी तरह से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एक और चीज है. रेट, ये रेट जो यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली प्लॉटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. ये जो रेट यहां पे हमारे पास है बेटा, आई एम एक्चुअली प्लॉटिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फाइन, रेट ऑफ रिएक्शन. अब मसला है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है. प्लीज प्लीज याद रखिएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के लिटरल माने होते हैं बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, राइट. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है. कॉन्सेंट्रेशन जो है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, आई जस्ट पुट इट दिस वे, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं बिकॉज आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, आपने अब तक ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ शायद ना सुना हो. तो रेट के माने होते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मींस डिवाइडेड बाय आपने रिएक्शन को कितना टाइम दे दिया है, राइट बेटा. सपोज आप कभी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट बेटा. आप लिखते हैं उसको डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है. इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के माने होते हैं बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. अब देखिए, आपने मान लीजिए जब रिएक्शन को शुरू किया तब जाके रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन जरूर थी, राइट. देयर वाज सम डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन द रिएक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड, तो आपके पास रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो था दैट वाज ऑलवेज मैक्सिमम. फाइन बेटा, दैट वाज ऑलवेज मैक्सिमम. देन as you provide all the reaction conditions, as the reactants start get converted into the product, right, तो reactant की concentration जो है बेटा उसमें धीरे धीरे करके एक change आ जाता है, right. सो अगर आपने रिएक्शन को सपोज 5 मिनट तक के लिए कैरी आउट किया, 5 सेकंड तक के लिए कैरी आउट किया, 5 घंटे, कुछ भी टाइम के लिए कैरी आउट किया, और उतने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डेफिनेटली चेंज आ गया. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया, रिएक्टेंट तो धीरे धीरे करके रिएक्शन में कम होता चला गया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डेफिनेटली एक चेंज आ गया. सो जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा ऑफ ए रिएक्टेंट, राइट बेटा, डिवाइडेड बाय आपने उस चेंज को ऑब्जर्व कितने टाइम में किया, यानी कि कितने टाइम में वो चेंज आई, तो इस रेशियो को बेटा कहा जाता है रेट ऑफ ए रिएक्शन. अगर किसी टाइम इंटरवल में आपको लगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में बहुत ज्यादा चेंज आई, आप कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, आप कहते हैं कि रिएक्शन बहुत तेज है. रेट ऑफ रिएक्शन के लिटरल माने होते हैं स्पीड विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कितनी तेजी से कोई रिएक्शन कैरी आउट हो रही है. और कितनी तेजी से कैरी आउट हो रही है वो आपको कैसे पता चलेगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आई पर यूनिट टाइम, राइट बेटा. तो किसी टाइम इंटरवल में अगर ज्यादा चेंज आती है इन द कॉन्सेंट्रेशन, आप कहते हैं कि रिएक्शन बड़ी तेज जा रही है. रिएक्शन तेज जाने का मतलब ही है कि रेट जो है बेटा वो ज्यादा है. सो रेट के माने क्या हुए, स्पीड विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कितनी तेजी से कोई रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है. ठीक है. और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट्स कैलकुलेटेड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम. कितना टाइम आपने रिएक्शन को दिया और उस टाइम में कितनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आई, इन दोनों का रेशियो आपको बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बता देता है कि रिएक्शन की रेट कितनी है. नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक और बात मैं आपको बेटा बताऊं, देन आई विल गेट बैक टू माय स्लाइड. अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, प्लीज याद रखें
किसी भी रिएक्शन की रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इट्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर दैट रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बेटा बात करूं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो पाते हैं और प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम बात करेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो, राइट, एट t इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज दैट मीन? t इज इक्वल टू जीरो, रिएक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड. एब्सोल्युटली राइट, रिएक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड. तो आपके पास रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को लिखा जाता है बेटा विद द मीन्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में R लिखूं, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में P लिखूं, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये असल में कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है. फाइन. सो एट T इज इक्वल टू जीरो, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा, वाज दैट मैक्सिमम और मिनिमम? श्योरली दैट वाज मैक्सिमम, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं. Then as the time passes on, right, suppose, मगर at the same time अगर हम t is equal to zero की बात करेंगे, जो आपके पास concentration of product होगा that will be zero. क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं हुई, अभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो मेरे पास प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो. उसके बाद मैं कंसीडर करूंगा एट टाइम इक्वल टू टी, राइट. उसके बाद में कंसीडर करूंगा बेटा एट t at time equal to t. that can be t seconds, t minutes or whatever, right. फिर उसके बाद जब मैंने रिएक्शन को शुरू किया, बात समझना प्लीज, जब मैंने रिएक्शन को शुरू किया, रिएक्शन को शुरू करने के बाद मेरा रिएक्टेंट धीरे धीरे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया. जब मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया, सो विद टाइम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा इट विल डिक्रीज, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम जो आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, दैट इज बाउंड टू इंक्रीज. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली यहां से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके ज्यादा हो रही है. अब उसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जब आपके पास t इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम थी, यानी कि ये मैक्सिमम था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए F यहां पे फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहां पे बैकवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये R जो है बेटा ये मेरे पास रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए P जो है ये मेरा प्रोडक्ट है. बट व्हेन यू टॉक ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए P जो है ये रिएक्टेंट है, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन में ये P R में कन्वर्ट हो रहा है. सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये P जो होगा बेटा रिएक्टेंट बनेगा और ये R जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा. मैं चीजों को कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना. तो ये चीजें अभी आपको थोड़ा सा हैफर्जर्ड लगेंगी, बट वंस वी कनेक्ट द थिंग्स टुगेदर आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि सर क्या कर रहे थे. मैंने शुरू किया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, फाइन बेटा, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मींस रिएक्टेंट्स के काफी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद है. बिकॉज मैं कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए डिफाइन कर चुका हूं बेटा. कॉन्सेंट्रेशन को ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो किसी भी रिएक्शन सिस्टम में पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के मौजूद होंगे बेटा, उतना हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है. सो जितना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के ज्यादा मौजूद होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतना हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. मगर पर यूनिट वॉल्यूम जब भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ते मतलब हो ना रिएक्टेंट्स आसन वारिया क्लोज पानवेन. और जब भी रिएक्टेंट्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं, उनके आपस में कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो जब रिएक्टेंट्स के आपस में कलीजन ज्यादा है, चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तब जाके रिएक्टेंट्स के बीच में कलीजन्स के चांसेस ज्यादा बनते हैं. जब तक ना रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तब तक वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते. हमारे पास एक थ्योरी है दैट्स कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, जो ये बताती है बेटा कि जब तक ना रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता. सो जब आप किसी भी रिएक्शन की बात करोगे, जितना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उतना वहां पे रिएक्टेंट्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं, उतना उनके बीच में कोलिजन ज्यादा होते हैं, और जितना रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन ज्यादा होंगे उतना वो प्रोडक्ट्स में ज्यादा कन्वर्ट हो पाते हैं.
और जितना रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उतना आप कहेंगे रिएक्शन तो बहुत तेज कैरी आउट हो रही है। रिएक्शन किस स्पीड से कैरी आउट होती है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा। सो दैट वे यू कैन से बेटा कि जब हम किसी भी रिएक्शन के रेट की बात करते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रिएक्टेंट्स के बीच में कलीजन ज्यादा, उतना रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना ज्यादा पॉसिबल है, उतना वहां पे बेटा रिएक्शन तेजी से कैरी आउट हो रही है, मतलब उतना रेट वहां पे ज्यादा है। अब क्या होगा जब t इज इक्वल टू 0 की बात हम करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एट t इज इक्वल टू 0 की जब आप बात करोगे आपके इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन इज नॉट येट स्टार्टेड, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम। फाइन, चूंकि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है मगर एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज 0। सो आप मुझे बताइए फॉरवर्ड रेट जो है वो उसके लिए रिएक्टेंट कौन है, दैट इज R। फॉरवर्ड रेट के लिए R मेरे पास रिएक्टेंट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट जो है बेटा क्योंकि उसकी रेट डिपेंड करेगी अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो जितना इनिशियली रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा बेटा दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। सो आई विल बी यूजिंग दिस वन कि एट t इज इक्वल टू 0 रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज 0। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। एक तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। द पॉइंट इज सर हाउ, व्हाई, कैसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये बनता है रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन में P कन्वर्ट हो रहा है इनटू R। जो आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। जब T इज इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, दैट मींस बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं होगी। जब बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं हुई दैट मींस बेटा बैकवर्ड रेट जो है वो ऑब्वियसली क्या बनेगा, 0। मगर इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाज मैक्सिमम। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हुआ तो फॉरवर्ड रेट जो होगी बेटा दैट विल बी आल्सो मैक्सिमम। So at t is equal to 0, forward rate is maximum and backward rate is equal to 0. I'll get back to my slide जहां से बेटा हमने इसको लिया हुआ था, that is चलिए यहीं पे ले लेता हूं मैं। We were going to plot rate as a function of time. Okay, rate as a function of time. तो at t equals to 0 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज मैक्सिमम। सो चूंकि ये वाली एक्सिस आपको रेट के बारे में बता रही है और ये वाली एक्सिस आपको टाइम के बारे में बता रही है, एट t इज इक्वल टू 0 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज मैक्सिमम। सो ये वाला पॉइंट जो है कुछ हायर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, बट एट द सेम टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वाज 0 क्योंकि इस पॉइंट पे रेट भी 0, इस पॉइंट पे टाइम भी 0। दैट मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो बेटा वो इस पॉइंट से शुरू होगा। सो दिस पॉइंट विल आल्सो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। So at t is equal to 0, rate of forward reaction is maximum, but rate of backward reaction is 0. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था आप खुद देखिए बेटा। हम अपनी स्लाइड पे वापस जा रहे हैं जो मैंने पिछली स्लाइड आपको दिखाई थी, वापस जाइए। At t is equal to 0, reactant concentration was maximum, जिसकी वजह से forward rate जो थी बेटा that was maximum, product concentration was 0, तो backward rate जो थी that was also equal to 0. Now as the time passes on, at some time t, जब मैंने रिएक्शन को टाइम दे दिया, रिएक्शन को टाइम देते देते रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अब मैंने वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड की, मैंने टेम्परेचर रिक्वायर्ड दे दिया, मैंने प्रेशर रिक्वायर्ड दे दिया, मैंने कैटलिस्ट रिक्वायर्ड दे दिया, मेरी रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बेटा, जब रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, जो हमारा मेन रिएक्टेंट है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके कम हुई, राइट बेटा, मगर एट द सेम टाइम ये खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो ज्यादा ज्यादा होती चली गई। सो विथ टाइम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज बाउंड टू डिक्रीज एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। अब देखिए, अगर विथ टाइम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, अब खुद सोचिए, विथ टाइम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्टेंट्स के कम हो रहे हैं, और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं दैट मींस रिएक्टेंट दूर दूर होंगे। जब रिएक्टेंट्स दूर दूर हुए उनके बीच में कलीजन्स कम होंगे,
collisions का मीन्स बेटा रेट ऑफ ये जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कम कम कन्वर्ट होगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम कम कन्वर्ट होने लगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बेटा इट मीन्स वो डिक्लाइन होगा विद टाइम, वो डिक्रीज होगा विद टाइम। बट एट द सेम टाइम जब मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। मगर चूंकि यही प्रोडक्ट जो है वो तो बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट बनता है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। So as the time passes on, as the reactant get converted into the product की concentration constantly increase हो रही है, constantly increase हो रही है, right बेटा, जिसकी वजह से चूंकि ये backward reaction का reactant बनता है, जब इसकी concentration बढ़ती चली गई तो जाहिर सी बात है बेटा rate of backward reaction is bound to increase with time, right? Rate of reaction is bound to increase with time. So अगर हम अपनी पिछली स्लाइड पे वापस जाएंगे, मैं यहां पे बेटा ग्राफ में फिर से आ रहा हूं। So at t is equal to 0, rate of forward reaction was maximum, rate of backward reaction was 0. As the time passes on, rate of forward reaction is going to decrease. It's going to decrease. क्यों? क्योंकि forward reaction के लिए reactant utilize होता चला जाता है, reactant की concentration कम होती है, क्योंकि rate और concentration of reactant के बीच में direct relationship है। जब reactant concentration कम हुआ, rate of forward reaction is bound to decrease. बट एट द सेम टाइम पहले प्रोडक्ट जीरो था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वाज जीरो, मगर विद टाइम प्रोडक्ट बनता चला गया। प्रोडक्ट बनने का मतलब ये हुआ बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। फाइन। एक ऐसा स्टेज आता है बेटा एक रिएक्शन में जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली उतना ही आता है जितना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ इस पर्टिकुलर स्टेज पे जितना भी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता था पर यूनिट टाइम इनटू द प्रोडक्ट, एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट इन द सेम टाइम वापस कन्वर्ट होता है इनटू रिएक्टेंट, बिकॉज रेट के माने होते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब अगर फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर है, दैट मींस फॉरवर्ड रेट जो है दैट मींस जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था बेटा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आई, इस पर्टिकुलर स्टेज को बेटा, ये जो स्टेज आपके पास रिएक्शन का होता है इस पर्टिकुलर स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाएगा। फाइन। तो ये जो स्टेज आपके पास है इसको असल में इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है। And once equilibrium stage is set up, right? Once the equilibrium is set up, उसके बाद बेटा it is an experimental observation that this equilibrium continues to be in the state of equilibrium until and unless it is disturbed by some external force. यानी कि अगर मैं वही टेम्परेचर इसको रखूं, वही प्रेशर रखूं, वो कैटलिस्ट अवेलेबल रखूं, राइट, ये रिएक्शन जो है बेटा इट विल कंटिन्यू टू बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल कंटिन्यू टू बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये लाइन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, अब ये लाइन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी है, बिकॉज वंस द टू रेट्स बिकम इक्वल देन दे कंटिन्यू टू बी इक्वल टू ईच अदर टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन, टिल द डे ऑफ कियामा दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझे बेटा? सो जब इक्विलिब्रियम सेट होता है उसके बाद ये इक्विलिब्रियम बेटा एक इस स्टेट को एक्वायर, ये स्टेट जो है वंस इट इज सेटअप उसके बाद ये स्टेट सिस्टम छोड़ने की कोशिश नहीं करता। सिस्टम कोशिश करता है नहीं, माई इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, और हमारा इक्विलिब्रियम जो है बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कोई भी रिएक्शन सिस्टम जो है इस इक्विलिब्रियम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे, मैं पिछली स्लाइड पे बेटा वापस जाना चाहूंगा। हां, ये यहां से हमने शुरू किया था। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। मैंने बता दिया कैसे, विच डिक्रीजेज विद टाइम। क्यों घटता है? क्योंकि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। वाइल बैकवर्ड रेट इज जीरो। क्यों? क्योंकि पहले कुछ प्रोडक्ट होता ही नहीं है, विच इंक्रीजेज विद टाइम। जो बैकवर्ड रेट होती है बेटा दैट इंक्रीज विद टाइम, जबकि फॉरवर्ड रेट जो है दैट डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, ग्राफ हमने नेक्स्ट पे लिया था। अगर हम यहां पर भी ग्राफ को दिखाना चाहें, ये ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह का जाएगा। वंस द टू रेट्स बिकम इक्वल देन दे कंटिन्यू टू बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट फिर से आप याद रखिएगा बेटा। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम विच डिक्रीजेज विद टाइम व्हाइल बैकवर्ड रेट इज जीरो, राइट, which
increases with time. So backward rate with time बढ़ती है और forward rate जो है with time बेटा घट जाती है. उसके बाद ना या a stage is reached at which the two rates of the opposite reactions, opposite means forward and backward, a stage is reached at which the two rates of the opposite reactions become equal. यानी कि rate of forward reaction जो है बेटा that becomes equal to rate of backward reaction. This stage of a reversible reaction is called the equilibrium stage. इस stage को बेटा क्या कहेंगे? Equilibrium stage. Fine. उसके बाद मैंने statement दी है, once the equilibrium is established, the system continues to be in the state of equilibrium until it is disturbed by some external force. जब तक हमारा equilibrium किसी external force की वजह से disturb नहीं होगा बेटा, तब तक जो है it will continue to be in the state of equilibrium. Fine. So that was brief introduction to equilibrium. क्या होता है जल्दी जल्दी से बेटा 3-4 पॉइंट्स का रिवीजन बता देते हैं. इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हमने बात की अबाउट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, और आपको पता है बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं. उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर दिया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इनिशियली रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है मैक्सिमम, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है 0, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जिस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो थी दैट वाज 0 बिकॉज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाज 0. बट एज द टाइम पासेस ऑन रिएक्टेंट खर्च होता चला जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम मगर प्रोडक्ट बनता चला जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाती है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटती रहती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती रहती है. फिर एक ऐसा स्टेज आता है बेटा जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आता है. वो जो स्टेज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, इसको आप इक्विलिब्रियम स्टेज के नाम से जानते हैं. फाइन बेटा. सो वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, द सिस्टम कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अंटिल इट इज डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. राइट. सो हम अपने इक्विलिब्रियम में ही रात भर रहेंगे, तो इंशाल्लाह कल हम आगे बात करेंगे. टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसमें कोई भी दिक्कत आई प्लीज राइट टू मी, देन वी विल हैव बिट ऑफ रिवीजन टुमारो एज वेल, बट आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.